अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस दोबारा से रिज्यूम करनी है, तो उस सिलसिले में फ़र्स्ट लेक्चर हमारा वाटर स्ट्रेस पे है। वाटर स्ट्रेस की दो मेन टाइप्स हमने पढ़नी है अपकमिंग डेज में। एक को आज स्टार्ट करेंगे। दो मेन टाइप्स में एक ड्राउट स्ट्रेस है और दूसरी वाटर लॉगिंग है। तो आज हमने स्टार्ट करना है ड्राउट स्ट्रेस क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका इम्पैक्ट क्या आता है प्लांट के ऊपर। और उसमें हम फर्दर ये भी डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स किस तरह ख़ुद को इसमें अडॉप्ट करते हैं और वो किस तरह इसको रिस्पांस शो करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ ड्राउट स्ट्रेस। ड्राउट बेसिकली है क्या? अगर इसको डिस्क्रिप्टिव वे में देखा जाए तो एटमॉस्फेरिक और वेदर फिनोमेना है, और कॉमनली इसे शॉर्टेज ऑफ वाटर या पीरियड विदाउट रेनफॉल कहते हैं। टाइम पीरियड ऐसा जिसके दौरान वाटर की डेफिशिएंसी होती है ड्यू टू द लेस रेनफॉल्स और नो रेनफॉल्स। तो ये ड्राउट की डेफिनेशन के ज़ुमरे में आता है, बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू द सॉइल। सेकेंडली, इसको कई दफ़ा डिफ़िकल्टी है इसमें डिफ़ाइन करने की। रीज़न ये है कि इसके बहुत सारे वेज़ हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में मुख्तलिफ वे से डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे सबसे पहले मेट्रोलॉजिकल आ रहा है। मेट्रोलॉजिकल वेदर कंडीशन के हिसाब से लोग जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं उसे अपने वे से डिस्क्राइब करते हैं कि वेदर कंडीशंस क्या हैं, रेनफॉल क्या कर रही है, उसके पैटर्न्स क्या हैं और कितनी रेनफॉल कितने मिलीमीटर्स में हो रही है, और उसको अपने वे में वो डिफ़ाइन करते हैं। सेकेंडली, इसकी डिस्क्रिप्शन आती है एक व्यू पॉइंट है एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो प्लांट साइंस से रिलेटेड है कि फार्मर्स के जो फील्ड्स हैं यहाँ पे उन्होंने प्लांट्स लगाने हैं, क्रॉप्स लगानी है, उनके लिए वाटर की अवेलेबिलिटी जो रेनफॉल के थ्रू उनको मिलती है वो उसके अकॉर्डिंगली डिफ़ाइन करते हैं। अगर ये पीरियड ऑफ रेनफॉल प्रोलॉन्ग हो जाता है उन रीजन्स में जो रेन फेड एरियाज़ हैं, तो वो ड्राउट की कंडीशन में चले जाते हैं, वाटर अवेलेबल नहीं होता प्लांट्स को, तो ये इस डिस्क्रिप्शन में चला जाता है। फिर हाइड्रोलॉजिकल आ जाता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स जो है वाटर का के जो साइकिल है अर्थ के अंदर मूवमेंट उसकी इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल से वो रन ऑफ होता है, लेक्स में जाता है, या वो ट्रिब्यूटरीज से होके रिवर्स में जाता है और रिवर्स के थ्रू सी में जाता है और फिर दोबारा से वेपोरेट होता है मुख्तलिफ प्लेसेस से, क्लाउड्स फॉर्मेशन होती है, रेनफॉल होती है। तो ये पूरे साइकिल को डिस्कस करने के लिए उसकी डेफिनेशन में कई दफ़ा आ जाता है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जब डिस्टर्ब होता है तो ड्राउट को उसका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में भी डिस्क्राइब किया जाता है। फोर्थ वन है सोशियो इकनॉमिक लेंसेज। जैसे कि आपको पता है कि आजकल कोविड-19 का इशू चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें स्टॉप होने की वजह से इकोनॉमी के ऊपर सोशल डिस्टेंसेस बढ़ना शुरू हो गए लोगों के दरमियान, इकोनॉमिक वैल्यूज़ चेंज होना शुरू हो गई हैं, लोगों की के ऊपर इम्पेक्ट आता है इसका दोनों वे से ही, सोशली और इकनॉमिकली। तो ड्राउट भी इस तरह इम्पेक्ट करती है। उसके क्या इम्पेक्ट्स हैं, तो इसको सोशियो इकोनॉमिकल लेंसेज में इस तरह देखा जाता है कि ड्राउट किस तरह किसी भी कम्युनिटी के ऊपर इम्पेक्ट लेके आती है, इकोनॉमिकल वेज और सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पेक्ट लेके आती है वो। तो ये उसकी डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंगली जब की जाती है तो वो थोड़ा डिफरेंट मीन रखती है। सो इसकी एग्जैक्टली कोई एक जर्नलाइज्ड डेफिनेशन हम नहीं कह सकते, देयर आर सेवरल डेफिनेशंस। तो हमारा डिस्कशन एग्रीकल्चरल और फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो हम सबसे पहले देखेंगे एग्रीकल्चरल या प्लांट साइंसेज में इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। ड्राउट स्ट्रेस को अगर प्लांट साइंसेज में डिफ़ाइन किया जाए तो ड्राउट स्ट्रेस अकर्स व्हेन अवेलेबल वाटर फॉर प्लांट्स इन सॉइल इज़ डिक्रीज्ड ड्यू टू लो सॉइल मॉइस्चर एट अ सर्टेन टाइम। अब वो सर्टेन टाइम कौन सा हो सकता है कि प्लांट की को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, और ऐसे कई दफ़ा उसकी इम्पोर्टेंट स्टेजेस होती हैं प्लांट की जब उसे वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर उस वक्त वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती या वो कम मिलता है तो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट डिस्टर्ब होती है। तो सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कुछ प्लांट्स हैं अर्ली स्टेजेस में अगर उन्हें नहीं मिलता तो उनकी वेजिटेटिव जो ग्रोथ है वो डिस्टर्ब होगी। जब वेजिटेटिव ग्रोथ डिस्टर्ब होगी तो उसके अपकमिंग जो सब्सिक्वेंट उसकी ग्रोथ की स्टेजेस हैं, फ्लावरिंग की तरफ जाना है उसने, वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा या इनकम्प्लीट रह जाएगी या बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। और या फिर कई दफ़ा ये होता है कि वेजिटेटिव ग्रोथ तक तो वाटर की अवेलेबिलिटी रही, सडनली उसमें वाटर शार्टेज आ गई और उस वक्त प्लांट डेवलप होने के बाद वेजिटेटिवली उसने फ्लावरिंग की तरफ जाना था और वो फ्लावरिंग स्टेज की तरफ
नहीं जा पाएगा क्योंकि उसे वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है, या उसकी स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो है, फ्लावर थोड़े बनेंगे तो उससे उसकी यील्ड कम होगी, डिक्रीज़ होगी। फिजियोलॉजिकली अगर हम डिफ़ाइन करें इसको, ड्राउट स्ट्रेस को, तो ये डेफिशिएंसी ऑफ वाटर है प्लांट्स के अंदर ये प्रोड्यूस होती है। अब ये प्रोड्यूस कब होती है? जब ट्रांसपायरेशन रेट, जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ट्रांसपायरेशन रेट फ्रॉम लीफ सरफेस इज हायर देन द वाटर अपटेक बाय द रूट्स। यानी कि ट्रांसपायरेशन और वाटर अपटेक के दरमियान एक बैलेंस मौजूद होता है। जितनी ट्रांसपायरेशन रेट होता है उतनी ही रूट्स के अंदर से वाटर की अपटेक होती है, और सराउंडिंग एनवायरनमेंट में अगर इतना वाटर अवेलेबल हो जो ट्रांसपायरेशन रेट को के लिए इनकी डिमांड को पूरा कर सके, तो प्लांट नॉर्मली ग्रो करता है। लेकिन अगर डेफिशिएंसी आ जाती है, ट्रांसपायरेशन रेट बहुत ज़्यादा हायर है लेकिन वाटर अपटेक नहीं कर पा रही रूट्स, वाटर की डेफिशिएंसी है, तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं, और ये फिजियोलॉजिकली डेफिशिएंसी कहलाती है वाटर की। अब ड्राउट जब आती है तो क्या करती है ये फिजियोलॉजिकली, जब ड्राउट आएगी तो ये इम्बैलेंस करेगी वाटर अपटेक में और वाटर लॉस ऑफ प्लांट। ये दोनों जब इम्बैलेंस होते हैं तो प्लांट की ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट, उसके फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस सारे के सारे डिस्टर्ब होते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है काजेज़ ऑफ ड्राउट स्ट्रेस इन प्लांट्स। ड्राउट स्ट्रेस के काजेज़ क्या होते हैं प्लांट के अंदर, वो किस तरह इम्पेक्ट करती है। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें दो फैक्टर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स है जो ड्राउट काज करने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स में है जो रेनफॉल के पैटर्न्स हैं उनमें चेंजेस आती हैं, अल्ट्रेशंस आती हैं ड्यू टू द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ ये के इशू चलते रहे, बढ़ते आ रहे हैं दिन ब दिन। दो के पिछले कुछ महीनों में कुछ इसमें बेहतरी ज़रूर आई है लॉकडाउन्स की वजह से, लेकिन ओवरऑल जनरली जो प्लांट की ग्लोबल एनवायरनमेंट है वो बुरी तरह से बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स की वजह से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन या और बहुत सारी पॉल्यूटेड गैसेस की इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो है वो उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट है, जिसने ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज़ क्रिएट किए हुए हैं। और वो ग्लोबल वार्मिंग के जो इश्यूज़ हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने ना सिर्फ अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया बल्कि रेनफॉल के पैटर्न्स को भी डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से कुछ रीजन में रेनफॉल की कमी हो जाती है, कम होती है रेनफॉल, तो वो रीजन्स ड्राउट की तरफ जाते हैं। अब ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज आते हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। ये ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ना वो रेनफॉल में कमी लेके आता है। इंक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो हैं ये भी ग्लोबल वार्मिंग की तरफ लेके जाते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस को ये ट्रिगर करते हैं, तो ये चीज़ें एडवर्सली इफ़ेक्ट करती हैं। उसके बाद आते हैं ड्राउट के दूसरे जो रीज़न हैं कि जब ये टेम्परेचर राइज़ करता है तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे जो रीजन्स हैं वहाँ पे सॉइल का जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर जब सॉइल से मॉइस्चर इवेपोरेट करेगा तो सॉइल्स ड्राई होना शुरू हो जाएंगे, और जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स के लिए वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट के इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हाई टेम्परेचर। ये वाटर इवेपोरेशन में हाई टेम्परेचर जो है ये बहुत रोल प्ले करता है। हाई टेम्परेचर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके पीछे लाइट इंटेंसिटी का रोल होता है। जैसे आपको पता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज़ के साथ साथ ओजोन की डिप्लीशन के इश्यूज़ भी आए हैं, जिसकी वजह से ऐसी रेस हमारी अर्थ तक आती हैं जो उस प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से पहले इंटर नहीं होती थी, जिस वजह से लाइट इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हो रही है। तो एनवायरनमेंट में ग्लोबल चेंजेस आने के साथ साथ ये लाइट इंटेंसिटी का बढ़ना भी ये इवेपोरेशन को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। और साथ साथ जब टेम्परेचर राइज़ करता है तो विंड्स जो हैं वो ड्राई विंड्स जब मूव करती हैं अक्रॉस द लैंड्स तो वो अपने साथ जो जो एरिया की सॉइल होती है उसमें से वाटर के वेपर्स को अपने साथ पिक करके ले जाती हैं, जिसकी वजह से उन रीजन्स के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है वाटर की उन सॉइल्स के अंदर, और अल्टीमेटली वो जो एरिया है जियोग्राफिकल एरिया वो ड्राउटेड कंडीशन में चला जाता है। जैसे कि आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि इसमें जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो वेपोरेशन इंक्रीज़ करती है, ग्राउंड ड्राई होता है,
जब ग्राउंड ड्राई होगा तो ये साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, वो मज़ीद इवेपोरेशन को इंक्रीज़ करेगा और ये कंटिन्यू होता जाएगा और अल्टीमेटली वो जो रीजन है वो कम्प्लीटली ड्राई लैंड्स की तरफ चला जाएगा, जहाँ बिल्कुल वाटर अवेलेबल नहीं होगा और प्लांट्स की ग्रोथ वहाँ पे पॉसिबल नहीं होगी। ऐसे रीजन्स मौजूद हैं इस वक्त दुनिया भर में, कई ऐसे रीजन्स हैं जहाँ फेमिन है, अफ्रीकन कंट्रीज ऐसे मौजूद हैं ड्यू टू द ड्राउट, वहाँ क्रॉप्स ग्रो नहीं हो सकती, वो बुरे एक कह सकते हो इकोनॉमिकल कंडीशन में, सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन में वो लोग रह रहे हैं। सेकंड काज ऑफ ड्राउट में बेटा होगा सॉइल फैक्टर्स। इससे पहले हमने पढ़े थे एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है प्लांट के सराउंडिंग में, इसमें पर्टिकुलर टेम्परेचर वगैरह है, एयर है और लाइट इंटेंसिटी है, उन्होंने रोल प्ले किया था। और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ाता है। अब सेकंड फैक्टर की तरफ आते हैं, सॉइल फैक्टर्स। सॉइल फैक्टर से क्या मुराद होगी कि वाटर की अवेलेबिलिटी, जैसे एक फ्रेज लिखी है, समटाइम ड्राउट डज नॉट अकर ट्रूली बिकॉज ऑफ अ वाटर डेफिसिट इन द इन्वायरमेंट, कि वाटर इन्वायरमेंट में वाटर डेफिसिट नहीं है उसकी वजह से, क्योंकि ड्राउट तो बेसिकली जो ट्रू ड्राउट है वो वाटर की डेफिशिएंसी है, लेकिन ये जो ड्राउट होगी ये डेफिशिएंसी ऑफ वाटर की वजह से नहीं होगी बल्कि किसी और फैक्टर की वजह से आ सकती है। वाटर अवेलेबल हो के भी वो ड्राउट कंडीशन क्रिएट करता है। इसको हमने पहले पढ़ा हुआ है क्लास में, मैं जैसे आगे चलूँगा आप लोगों के माइंड में कुछ चीज़ें आएंगी थोड़ी सी। इन सम केसेस देयर इज़ इनफ वाटर इन द सॉइल बट सेवरल soil factors prevent or decrease the uptake of water to the roots। अब ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप फ्लैशबैक में जाएं, उसमें हमने फ्रीजिंग और चिलिंग स्ट्रेस में पढ़ा था कि वाटर सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होता है, लेकिन अगर सॉइल का टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाता है, वहाँ क्रिस्टल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, तो वो अवेलेबल वाटर भी जो होता है, जो प्रेजेंट वाटर जो होता है वो रूट्स को अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि उसके क्रिस्टल फॉर्म हो जाना या उसका आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, प्लांट रूट्स उसे उस फॉर्म में अपटेक नहीं कर पाता। तो वो प्रेजेंट होने के बावजूद एक कंडीशन ऐसी आ जाती है जो वाटर की इनटेक को रोक देती है, और वो भी एक ड्राउट की कह सकते हो सूडो टाइप ड्राउट की आती है जो सॉइल फैक्टर की वजह से है। उसके बाद आती है इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसके अलावा इसमें एक फैक्टर आएगा सैलिनिटी। सॉइल के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कई दफ़ा इतनी हायर होती है कि अवेलेबल वाटर जो है वो वो टुवर्ड्स रूट मूव नहीं करता, बल्कि इवन कि कई दफ़ा सैलिनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि रूट्स का वाटर भी बाहर आने के चांस होते हैं और सॉइल की एटमॉस्फेयर में निकलना शुरू हो जाता है। यानी कि ये अपोजिट मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू सैलिनिटी। वाटर अवेलेबल है लेकिन ड्यू टू सैलिनिटी रूट्स उसे अपटेक नहीं कर पाती। लो टेम्परेचर ऑफ सॉइल, जैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि फ्रीजिंग और चिलिंग कंडीशन में ये लो सॉइल टेम्परेचर जो है कंडीशन में वाटर अवेलेबल होते हुए भी प्लांट्स उसे अपटेक नहीं कर पाते। और एक और कंडीशन आ जाती है फ्लडिंग। बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर हो, एक्सेस वाटर कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबल होने की वजह से वाटर की अपटेक रुक जाती है, रूट्स सफोकेशन की तरफ जाती हैं, उनको प्रॉपर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है रूट्स को, या ऐसी जो एयर स्पेसेस हैं जिनके थ्रू जिन्होंने वहाँ पे जिन्होंने रूट्स को फैसिलिटेट करना है रेस्पायरेशन में, तो रूट्स की रेस्पायरेशन नहीं हो पाती प्रॉपर और वो उनकी इनटेक रुक जाती है ड्यू टू फ्लडिंग कंडीशन। ये हम आगे पूरा डिटेल में टॉपिक पढ़ेंगे फ्लडिंग का, सैलिनिटी भी आनी है आगे नेक्स्ट आने वाले अपकमिंग डेज में, तो हम इसे वहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है ड्राउट सिम्टम्स इन प्लांट्स। जनरली ड्राउट सिम्टम्स प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं और वो किस तरह इम्पेक्ट करते हैं प्लांट की ग्रोथ। ड्राउट सिम्टम्स इन प्लांट्स, जनरली ड्राउट सिम्टम्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, उनमें सबसे पहले आ जाता है लॉस ऑफ लीफ टर्गर। लीफ का टर्गर प्रेशर जब रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा तो लीफ की शेप कम हो जाएगी। जब लीफ का टर्गर प्रेशर कम होगा तो ये इम्पेक्ट होगा कि वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, रूट से वाटर इतना नहीं आ रहा, सो जो लीफ तक वाटर की ट्रांसपोर्ट है वो कम हो चुकी है, और ड्यू टू ट्रांसपायरेशन उसमें से लीव्स में वाटर लॉस हो रहा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए उसकी वजह से लीव्स के अंदर टर्गर प्रेशर कम हो जाता है और उनमें उनके ये फर्स्ट साइन कह सकते हैं ड्राउट्स का आएगा। उसके अलावा ड्रूपिंग स्टार्ट हो जाती है, उसकी जो एपिकल पोर्शन हैं वो डाउनवर्ड झुकना शुरू हो जाते हैं, ड्रूप होना शुरू हो जाते हैं, या पत्ते नीचे की तरफ ढलक जाते हैं।
ड्यू टू द लॉस ऑफ टर्गर प्रेशर। कई दफ़ा प्लांट का काफ़ी सारा पोर्शन मुरझा जाता है, नीचे की तरफ झुक जाता है, ड्रूपिंग की कंडीशन में आ जाता है। विल्टिंग आती है जिसमें वो ड्राई कंडीशन की तरफ जाना शुरू हो जाता है कि उसका वाटर बिल्कुल सूखना शुरू हो जाता है और फील होता है जिस जैसे प्लांट के लीव्स और स्टेम्स ब्राउन होना, लाइट ब्राउनिंग की तरफ जा रहे हैं, या उनका कलर फेड होना शुरू हो जाता है, फेडेड कलर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो और साथ साथ वो ड्रूप भी हुए होते हैं। ये तीनों ही चीज़ें सिमिलर एक प्रोसेस का नतीजा है जिसमें वाटर की शॉर्टेज होती है और सेल्स के अंदर जो उनका वाटर है वो कम होने की वजह से टर्गर प्रेशर रिड्यूस होता है और वो सिर्फ लीफ में ही नहीं जाता बल्कि उस स्टेम्स तक वो मूव करता जाता है। उसके बाद एक्यूलेशन स्टार्ट हो जाती है कि लीव्स जो हैं वो उनमें कलर फेड हो जाता है, उनके कलर कम होना शुरू हो जाते हैं, दो कि वो और अनहेल्दी फील होना शुरू हो जाते हैं, होते उनका कलर फेड हो जाता है और वो अनहेल्दी होंगे। उसके बाद येलोइंग ऑफ लीव्स आ जाती है। ठीक है, अब येलोइंग ऑफ लीव्स क्लियरली नज़र आएगी, इंडिकेशन होगी वो एक ख़ास किस्म की कि वो किस तरह के ड्राउट की वाटर की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो गई है। और ये सिम्टम्स जनरली आप जो प्लांट्स के आते हैं जनरल सिम्टम्स में आते हैं। लास्ट वन इसमें आता है प्री मेच्योर लीफ डाउनफॉल। और कई दफ़ा कंडीशन जब ज़्यादा सीवियर हो जाती है तो अर्ली लीफ फॉल स्टार्ट हो जाता है। जो उनकी लेटर एज स्टेजेस पे आना है वो अर्ली स्टेजेस में उसके लीफ जो है वो ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। कुछ और अनयूजुअल से सिम्टम्स आते हैं, उसमें सबसे पहला आता है बार्क और ट्विग्स के क्रैक स्टार्ट हो जाते हैं। ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ वाटर भी क्रैकिंग स्टार्ट होती है। बार्क्स और जो ट्विग्स हैं उनके क्रैक्स आ जाते हैं और वो फटना शुरू हो जाती हैं। ब्रांचेस डाई बैक, ब्रांचेस का ऊपर वाले पोर्शन से वो सूखना शुरू होती है और नीचे की तरफ वो ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी ड्राउट की कंडीशन में आता है कि ऊपर से पौधे के जो ब्रांचेस हैं वो उनकी डेथ स्टार्ट होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता डाउनवर्ड मूव करती है। उसके बाद थिनिंग स्टार्ट हो जाती है ट्रीज़ और श्रब्स की कैनोपी के अंदर, यानी कि उसके लीव्स गिरना शुरू हो जाते हैं, उसकी कई ब्रांचेस बार्क्स जो होते हैं वो ब्रांचेस जो होती हैं वो डाई होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी वजह से कैनोपी के अंदर जो एक डेंसिटी है लीव्स की और ब्रांचेस की वो कम होना शुरू हो जाती है ड्यू टू लॉस ऑफ लीव्स। नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। नेक्रोसिस लॉस ऑफ पिगमेंट जिसे कहते हैं, पिगमेंट्स लॉस होना शुरू हो जाते हैं और ये बहुत अलार्मिंग साइन होता है। इसकी वजह से फिजियोलॉजिकल एक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस वो डिस्टर्ब होता है। पुअर एंड स्टंटेड ग्रोथ, फाइनली जो अनयूजुअल है कि उसकी ग्रोथ जो होगी बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है या बहुत कम होती है, अजीब सी उसकी ग्रोथ होती है जो प्लांट की फर्दर लाइफ प्रोसेसेस के लिए सूटेबल बिल्कुल भी नहीं होती। इसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्राउट्स ऑन प्लांट्स। ड्राउट के क्या इम्पेक्ट हो सकते हैं फर्दर प्लांट्स के ऊपर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है हम डिटेल में इसके करेंगे। इससे पहले हम सिम्टम्स डिस्कस कर चुके हैं, अब हम इफ़ेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। तो पहला इफेक्ट इसमें आता है प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो सबसे पहले डिस्टर्ब होती है। फर्स्ट वन है में ये कि प्लांट्स ड्राउट जो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को बहुत बैडली इम्पेक्ट करती है, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो जैसे शुरू में डिस्कस कर चुका हूँ प्लांट प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा और उसके आर्गन्स जो लीव्स हैं या उसके फ्लावर्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएंगे। और ये रीज़न क्या होता है कि जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि टर्गर प्रेशर रिड्यूस होता है और टर्गर प्रेशर जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। वो सेल डिवीजन में, सेल एलॉन्गेशन में और डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। जब सेल्स को वाटर प्रॉपर अवेलेबल नहीं होगा तो वो उनके अंदर मौजूद जो एंजाइम्स हैं या उनके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैं वो प्रॉपरली रन नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनके अंदर डिवीजन का जो प्रोसेस है सेल डिवीजन का वो रुक जाता है। जब वो सेल डिवीजन कम होगी तो ग्रोथ डेफिनेटली उसकी रिड्यूस होगी। इन फेजेस के अंदर जितनी भी फेजेस आती हैं ड्राउट कंडीशन के ऊपर, ठीक है, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लॉस ऑफ टर्गर। ये सारी की सारी फेजेस जो हैं डिवीजन, सेल डिवीजन का रुक जाना, सेल एलॉन्गेशन ना होना या डिफरेंशिएशन ना होना, ये सारी की सारी फेजेस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इफ़ेक्ट होते हैं ड्राउट्स कंडीशन का। और उसका सबसे मेन रीज़न होगा जो अवेलेबल वाटर जब उस पर से रिमूव होता है और टर्गर प्रेशर रिड्यूस होता है थ्रू आउट द प्लांट बॉडी, तो ये रिस्पॉन्सिबल है इसकी सेल डिवीजन के रुकने का, एलॉन्गेशन और डिफरेंशिएशन का। इसके साथ साथ दूसरा एक इम्पैक्ट इसमें आता है कि डिसऑर्डर्ड एंजाइम एक्टिविटीज़।
एंजाइम जो अपनी प्रॉपर एक्टिविटी कर पा रहे हैं वो नहीं उनकी हो पाती और वो डिसऑर्डर एक्टिविटीज़ की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद डिक्रीज्ड एनर्जी सप्लाई फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, जैसे हम पिछले स्लाइड में डिस्कस कर चुका हूँ कि नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, पिगमेंट लॉस होना शुरू हो जाता है। जब पिगमेंट लॉस होते हैं तो फोटोसिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पाती। तो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो जो प्लांट का फूड बनने का प्रोसेस है वो पूरी तरह से नहीं कंप्लीट हो पाएगा, जिसकी वजह से जो प्लांट को रिक्वायर्ड एनर्जी की सप्लाई है फ्रॉम फोटोसिंथेसिस वो नहीं मिलेगी। जब वो नहीं मिलेगी तो प्लांट की ग्रोथ एडवर्सली इफेक्ट होगी। उसके बाद ड्राउट के इफेक्ट्स में दूसरी टाइप आती है मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल करेक्टर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है ड्राउट का। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल प्लांट में इम्पैक्ट करता है। उसमें पहले एनाटॉमी की बात करेंगे कि जो एनाटॉमी है यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर जो हैं वो कैसे डिस्टर्ब होते हैं। तो लीफ का एनाटॉमी या उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है डिक्रीज इन लीफ साइज़। लीफ साइज़ डिक्रीज़ क्यों होता है? क्योंकि उसके जो सेल्स हैं उनका प्रॉपर फंक्शनिंग जो डिस्टर्ब होती है, उनके टारगेट प्रेशर कम होते हैं तो उनकी प्रॉपर सेल डिवीजन के प्रोसेस नहीं हो पाते, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ इस तरह वर्क नहीं कर पाती जो डिवीजन को प्रोसीड करें। सो लीफ साइज़ डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। रिडक्शन इन अपर्चर साइज़, जो स्टोमेटा हैं, जो सेल्स हैं उनके जो ओपनिंग है स्टोमेटा की वो कम होना शुरू हो जाती है, रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। जब ओपनिंग कम होती है तो वो कम कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक कर पाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है फोटोसिंथेसिस में। उसकी अवेलेबिलिटी भी जब डिक्रीज़ हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस और डिस्टर्ब होती है। डिक्रीज़ इन नंबर ऑफ स्टोमेटा, साथ साथ एक और जो लीव्स के अंदर वो चेंज आता है कि लीव्स के अंदर नंबर ऑफ स्टोमेटा जो हैं उनका वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। वो डिक्रीज़ होंगे तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी जो है उसको डिक्रीज़ करेगा। सो सेल वॉल थिकनिंग, इसके साथ साथ सेल वॉल थिकन होना शुरू हो जाती हैं। ये एक उसका एनाटॉमिकल चेंज है टू एक रिस्पांस भी है कि वो अवॉइड करने के लिए कि वाटर लॉस कम से कम हो। क्यूटिनाइजेशन ऑफ लीफ सरफेस, क्यूटिन्स की लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं लीफ सरफेस के ऊपर। और इसके अलावा जो कंडक्टिव सिस्टम्स हैं वो डेवलप होना शुरू हैं। इन जो उनकी वेसल्स हैं वो लार्ज वेसल जो हैं उनका नंबर बढ़ना शुरू हो जाता है, जो उसकी छोटी वेसल्स है वो कम हो जाती हैं। सो कंडक्टिव सिस्टम जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। लास्ट वन इसमें आ जाती है एनाटॉमिकल में सबमर्शन ऑफ स्टोमेटा इन सकुलेंट्स एंड ज़ीरीफाइड प्लांट्स। जो स्टोमेटा है वो सबमर्शन की तरफ चले जाते हैं और ये मोस्ट कॉमनली बाकी प्लांट्स में नहीं होता, मोस्ट पर्टिकुलरली सकुलेंट्स और ज़ीरोफाइट्स जो हैं उनमें होगा। फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबर लीव्स इन सीरियल्स जो हैं जो दालें वगैरह हैं उनमें ऐसे लीव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, ट्यूब लीव्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि लीव्स की जो शेप है वो चेंज होना शुरू हो जाती है ड्यू टू द ड्राउट स्ट्रेस। ये इसका जनरलाइज इम्पैक्ट है कि एक साइड पे आपको वेट सॉइल नज़र आ रही होंगी और एक साइड पे आपको ड्राई। वेट सॉइल्स के अंदर जो स्टोमेटा हैं उनका आप देख सकते हैं कि साइज़ नॉर्मली ये होता है। टेम्परेचर वाटर पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, हाई होगा। उसमें हाई मतलब ब्लू कलर में मौजूद है तो उसका वाटर पोटेंशियल हाई है। वाइल ड्राई सॉइल जो हैं उनमें वाटर पोटेंशियल जो होगा वो लो हो जाता है। लो होने की वजह से वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती प्लांट लीव्स तक। तो जब प्लांट लीव्स तक वाटर नहीं पहुंचता तो स्टोमेटा के जो हैं साइज जैसे हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं उनका जो अपर्चर है, ये जो इसका ओपनिंग है ये कम होना शुरू हो जाती है या ये गायब होना शुरू हो जाते हैं, ये इनका नंबर कम होना शुरू हो जाता है। दोनों ही कंडीशन जो हैं जो उसके ऊपर इम्पेक्ट करती हैं, उसके कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक को रिड्यूस कर देती हैं और साथ साथ इससे ट्रांसपायरेशन रुकती है। स्टोमेटा क्लोज होने का के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है कैनोपी का।
तो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फैक्टर्स में सेकंड इसमें टाइप आती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी किस तरह इफेक्ट होती है, हमने एनाटॉमी के थोड़े से चीज़ें डिस्कस की हैं। तो उसमें मॉर्फोलॉजी में मेन इफेक्ट है कि साइज़ रिडक्शन। अब साइज़ रिडक्शन में आता है पुअर एंड स्टंटेड ग्रोथ ही कहा जाती है, सबसे जो एक कॉमन मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर नज़र आता है। प्लांट जो की रूट्स जो होती हैं वो वाटर की इनटेक के लिए एक्सपेंड होना शुरू कर देती हैं, तो रूट्स की ग्रोथ बढ़ती है इस केस में, क्योंकि वाटर को की तलाश में या वाटर को इन के अपटेक के लिए प्लांट एफर्ट करता है, अपनी रूट्स की ग्रोथ को बढ़ाता है। बाकी ग्रोथ तो रोक लेता है और अपना वो सारा इन्वेस्ट अपनी रूट की ग्रोथ पे करता है कि शायद डीपर लेयर्स में से वाटर अवेलेबल हो जाए, जिसकी वजह से वो अपनी रूट्स की ग्रोथ को एक्सपेंड करता है और कई दफ़ा रमीफाइड रूट सिस्टम आ जाता है, जिसे ब्रांचिंग की कंडीशन में कहते हैं कि वो ब्रांचिंग की टाइप में कर देता है, ताकि अगर थोड़ी सी भी रेनफॉल अगर हो जाती है किस कंडीशन में तो इमीडिएटली वो वाटर जितना प्लांट अपटेक कर सकता है उसे करे फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज। और डीपर लेयर्स में से अगर वो पिक कर सकता है तो उसके लिए वो अपनी रूट्स को डीपर लेयर्स में एक्सटेंड करता है। इसके बाद आती है मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिड्यूस्ड लीफ ग्रोथ। लीफ एरिया कम होना शुरू हो जाता है, उसकी ग्रोथ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। इसका मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर में आएगा रिडक्शन इन फ्रेश एंड ड्राई बायोमास प्रोडक्शन। जो बायोमास प्रोड्यूस होता है ओवरऑल ड्राई या फ्रेश, वो ड्यू टू द इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ फूड वो रिड्यूस हो जाता है। डिक्रीज्ड फाइनल हार्वेस्टेबल यील्ड जो है, जो यील्ड रिक्वायर्ड होती है फार्मर्स को वो आ नहीं पाती, जो हमें रिक्वायर्ड उससे है, हमने उसे फ्रूट लेना है, ग्रेन्स लेने हैं, जो भी लेने हैं, फाइनली ड्यू टू ड्राउट स्ट्रेस हम उसकी पोटेंशियल जो उसकी प्रोडक्शन है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो ये यील्ड लॉसेस में आ जाता है, जो उसके मॉर्फोलॉजिकली हम इसे देख सकते हैं। ये एक जनरलाइज्ड पिक्चर है वाटर लॉस की, शॉर्ट टर्म रिस्पांस और लॉन्ग टर्म रिस्पांसेस को, तो इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं बाद में। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज की आखिरी है स्लाइड, इसमें है कि ड्राउट का इफ़ेक्ट की एक और टाइप जो आती है वो प्लांट वाटर रिलेशनशिप है। प्लांट्स का वाटर के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, किस तरह प्लांट्स और वाटर आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ये साइड पे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो प्लांट वाटर रिलेशनशिप में रोल प्ले करते हैं, इसमें सबसे पहले है रिलेटिव वाटर कंटेंट्स, लीफ वाटर पोटेंशियल, स्टोमेटल रेजिस्टेंस या स्टोमेटा का ओपन होना या क्लोज होना, ये रेजिस्टेंस में आता है कि वो वाटर के लॉस को रोकते हैं। ट्रांसपायरेशन रेट, कितनी ट्रांसपायरेशन हो रही, किस स्पीड से हो रही है। लीफ का टेम्परेचर और कैनोपी टेम्परेचर, लीफ का टेम्परेचर और कैनोपी टेम्परेचर ये दोनों आपस में को रिलेट करते हैं। तो ओवरऑल ही होता कैसे, जब ड्राउट आती है, जब भी किसी प्लांट स्पीशी के ऊपर या प्लांट के सराउंडिंग में ड्राउट आती है, तो प्लांट का सबसे पहला रिस्पांस क्या होता है कि ड्यू टू द ड्राउट वाटर क्योंकि शॉर्ट हुआ है, तो रिलेटिव वाटर कंटेंट्स जो होते हैं प्लांट्स के वो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। रिलेटिव वाटर कंटेंट्स जब रिड्यूस होंगे तो एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, ये बाकी जो उसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उन सब में चेंज आना शुरू हो जाएगी। रिलेटिव वाटर कंटेंट्स की रिडक्शन का मतलब ये होगा कि नेक्स्ट स्टेज पे वो लीव का वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज कर देंगे। ओके, तो ड्राउट के आते ही सबसे पहले रिलेटिव वाटर कंटेंट रिड्यूस हुए, उन्होंने डिक्रीज कर दिया वाटर। रिलेटिव वाटर कंटेंट्स के रिड्यूस होने से प्लांट के लीफ का वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है, और ड्यू टू द डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल ऑफ लीव्स स्टोमेटा क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि स्टोमेटल रेजिस्टेंस जो होती है टू वाटर की मूवमेंट को बाहर जाने से रोकना शुरू कर देते हैं, वो रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं वाटर की मूवमेंट को बाय द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो वाटर की मूवमेंट ना सिर्फ रुकती है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड भी रुक जाती है, सॉरी ऑक्सीजन की मूवमेंट और आउटसाइड और कार्बन डाइऑक्साइड मूवमेंट इनसाइड ये रुकना शुरू हो जाती हैं। अब जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो अगला इम्पेक्ट आता है कि जो उसकी ट्रांसपायरेशन रेट है, अब स्टोमेटा से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और की मूवमेंट और ऑक्सीजन की मूवमेंट नहीं होती बल्कि इसमें वाटर वेपर भी जा रहे हैं। जब स्टोमेटा क्लोज होंगे तो ट्रांसपायरेशन रेट रिड्यूस हो जाता है। आप लोग वेल अवेयर हो कि ट्रांसपायरेशन जो होती है हमेशा उसका एक कूलिंग इफेक्ट होता है, तो जब भी ट्रांसपायरेशन होती है तो लीफ का टेम्परेचर डिक्रीज होता है और ओवरऑल कैनोपी का टेम्परेचर रिड्यूस होता है। तो जैसे ही रिडक्शन होगी ट्रांसपायरेशन रेट में, तो
आहिस्ता आहिस्ता लीफ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब लीफ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उससे पूरी की पूरी कैनोपी जो होगी प्लांट की, उसका टेम्परेचर विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज़ करेगा। और वो जब वो इंक्रीज़ करेगा तो उसके इंक्रीज़ करने से एक बहुत एक कह सकते हैं चीज़ ट्रिगर होना शुरू हो जाती है। जो प्रोटीन्स हैं, स्पेशली एंजाइम्स वगैरह जो हैं, वो डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू द इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ लीफ एंड कैनोपी। कैनोपी का टेम्परेचर जैसे ही राइज करेगा, हाई टेम्परेचर होगा कैनोपी का, तो उससे जो होंगी प्रोटीन्स या एंजाइम्स जो हैं वो डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जब ये प्रोटीन्स वगैरह डिस्टर्ब होंगी, डीनेचर होंगी, तो उससे प्लांट के सेल्स के मेटाबॉलिक फंक्शन जैसे फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, आयन अपटेक है, और उसके न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारे के सारे इस तरह के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। और ये सारे के सारे जो हैं प्लांट को स्वीयर स्ट्रेस की तरफ लेके जाएंगे, जहाँ पे वो अपनी ना ग्रोथ प्रॉपर कर पाएगा, ना ही वो प्रॉपरली इसमें अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कर पाएगा। सो आज का लेक्चर इतना ही है। बाकी इंशाल्लाह जो बाकी इफ़ेक्ट्स हैं वो कल हम कंटिन्यू करेंगे, और उसके साथ जो उसके रिस्पॉन्सेज हैं वो कल हम पढ़ेंगे। कल उसके कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक ख़त्म हो जाए। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं मुझे। तब कल तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।